क्लास 11 चैप्टर 1 लेखन कला और शहरी जीवन हिस्ट्री का। और आज जो पॉइंट करेंगे हम शहरी जीवन पार्ट वीडियो का जो रहेगा 9। ठीक है, तो शहरी जीवन जो था उसके बारे में पढ़ेंगे मेसोपोटामिया में, है ना। तो देखिए, सबसे पहले जो शहरी जीवन है, शहरी जीवन में नगरों की सामाजिक व्यवस्था में एक उच्च या संभ्रांत वर्ग उभर आए। धन दौलत का ज़्यादातर हिस्सा क्या था, समाज में इसी वर्ग के पास था। ठीक है ना। तो जो शहरी जीवन था मेसोपोटामिया में, अब वहाँ पे क्या एक संभ्रांत वर्ग उभर कर आ रहा था। ठीक है, जिनके पास धन और दौलत का क्या था, एक केंद्र था। ठीक है ना। तो ज़्यादातर मतलब जो हिस्सा था समाज का, जो ज़्यादातर धन और दौलत था, वो किसके पास था, इन्हीं संभ्रांत वर्गों के पास। ठीक है, और इनके पास जैसे कि इनके पास जो था ना समाज का, ये जो हिस्से थे, ज़्यादातर हिस्सा समाज का इन्हीं के पास था। तो कैसे पता चला है, क्योंकि इनकी जो कब्रें थी ना, कब्रों से पता चला है ना। कब्रों से इनके बारे में पता चला है कि भाई ज़्यादातर जो धन और दौलत था इन्हीं के पास था कब्रों में, क्योंकि इनके ना कई सारी वस्तुएं इनके साथ दफना देते थे राजा और रानियों के जो कब्रें थी उनके साथ। जैसे कि कीमती जो वस्तुएं होती थी, चम्मच हो गया, है ना, जेवरातों से जड़े हुए चम्मच हो गए, और मृद भांड हो गए, और भी हीरे, है ना, सोना चांदी। तो इस तरह की जो वस्तुएं थी इनके कब्रों के साथ मिली है। तो यही इसी से पता चला है कि जो ज़्यादातर जो समाज के पास जो जितना धन और दौलत था वो किसके पास था, इन्हीं अमीर वर्गों के पास था। ठीक है, संभ्रांत वर्गों के पास था। कानूनी दस्तावेज से पता चलता है कि मेसोपोटामिया में एकल परिवार का महत्व था, है ना। तो जो कानूनी दस्तावेज थे मेसोपोटामिया के, उससे क्या पता चलता है कि मेसोपोटामिया में एकल परिवार को क्या था, महत्व दिया जाता था। कानूनी दस्तावेज से पता चलता है ना। इसमें क्या था एकल परिवार में, जैसे कि मान लीजिए ये पिता है, ठीक है, ये इसकी ये माता है इसकी, ठीक है, और ये बच्चे हैं, है ना, ये बच्चे हैं। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि इस बच्चे की शादी हो गई, ठीक है ना, इस बच्चे की शादी हो गई किसी लड़की के साथ। ठीक, किसी लड़की के साथ इसकी शादी हो गई। तो अब इसकी मर्जी थी कि वो चाहे तो अपने माता पिता के साथ रहे या तो अलग रहे, है ना। लेकिन इनको अलग रहना ही पड़ता था। मतलब कि ये था कि ना कि माता पिता चाहे तो इसके साथ रह सकते थे और नहीं, है ना। तो ये चाहे तो अपने माता पिता को अपने साथ रख सकता था, नहीं तो नहीं। तो ये जो था अपनी वाइफ के साथ अलग से रहेगा। तो यही क्या बोला गया, एकल परिवार। ठीक है, कानूनी दस्तावेज से पता चला कि मेसोपोटामिया के लोग एकल परिवार को महत्व दे रहे थे। मतलब अपनी शादी के बाद जो पुत्र होता था, शादी के बाद अपने परिवार से अलग हो जाता था, और चाहे तो माता पिता उसके साथ रह सकते थे। ठीक है, तो यही चीज़ था। और मेसोपोटामिया से विवाह की प्रक्रिया के बारे में भी पता चला है ना। विवाह की प्रक्रिया के बारे में भी कि भाई जो विवाह होते थे मेसोपोटामिया में किस तरह से होते थे। देखो, सबसे पहले जो वर वधू होते थे, ठीक है, वर और वधू, जैसे मान लीजिए कि ये जो हो गया वर हो गया, और इधर ये जो हो गई ये वधू हो गई। ठीक है ना। वर पुरुष, जो पुरुष को कहते हैं जो शादी करने वाला होता है, वधू स्त्री को जो शादी करती है। ठीक है, तो वर और वधू ये जो हो गए, वर और वधू, तो इनकी तरफ से क्या है, बस सहमति प्रकट करनी होती है ना, कि भाई हाँ हमें शादी करनी है। और ये जैसे ही हाँ बोलते थे तो इनकी अब शादी के लिए क्या होगा, शादी होगी, है ना। तो इस शादी से होने से पहले जैसे ही हाँ प्रकट करेंगे, जैसे ही इन्होंने हाँ बोला तो क्या होता था, उपहार का क्या होता था, आदान प्रदान होता था। ठीक है, ये गिफ्ट बना दिया, तो उपहार का क्या होता था, आदान प्रदान होता था दोनों के बीच में। उपहार का आदान प्रदान होने के बाद क्या होता था, फिर विवाह होता था, है ना। इन दोनों का जिस दिन विवाह होता था, विवाह के बाद क्या होता था, विवाह के बाद फिर उपहार का आदान प्रदान होता था, है ना, उपहार का आदान प्रदान होता था। और फिर साथ मिलकर क्या करते थे, दोनों भोजन करते थे, है ना, भोजन करते थे दोनों। ठीक है, जो वर का जो फैमिली थी और जो वधू की फैमिली थी, दोनों क्या है, साथ मिलकर भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद क्या है, फिर ये मंदिर में जाएंगे, है ना, फिर मंदिर में जाते थे, मंदिर में, ठीक है, मंदिर में जाएंगे और वहाँ पे क्या है, भेंट चढ़ाएंगे। ठीक है, मंदिर में फिर जाएंगे, पूजा करेंगे एक साथ, फिर वहाँ पे भेंट चढ़ाएंगे मंदिर में, जो भी भेंट चढ़ाना हो। फिर जो वधू होती थी, वधू की सास जो होती थी, सास इसको लेने आती थी। ठीक है ना, यानी कि जो लड़के की माँ होती थी, लड़के की जो माँ होती थी, ये वधू को लेने आती थी। ठीक है ना, लड़के की जो माँ होती थी वधू को लेने आती थी, और वधू को उसकी दाय का हिस्सा, दाय यानी कि जो भी उस बनता है उसके पिता की तरफ से, उसके लिए वो क्या है, दे देता था पिता वधू को। ठीक बात है ना। तो यहाँ पे मैंने अभी भी आपको क्या बताया, विवाह के नियम के बारे में भी हमको पता चला है ना। मेसोपोटामिया में विवाह की जो प्रक्रिया थी, विधि थी, उसके बारे में पता चला है। यहाँ पे क्या होता था, वर और वधू की तरफ से सिर्फ सहमति प्रकट करनी थी, सहमति के बाद उपहार का आदान प्रदान होता था,
फिर इसके बाद विवाह होता था, विवाह के बाद फिर उपहार का आदान प्रदान होता था, साथ मिलकर इसके बाद भोजन करते थे, फिर मंदिर में जाते थे, मंदिर के बाद भेंट चढ़ाते थे, है ना, मंदिर में भेंट चढ़ाते थे। और फिर सास जो थी, सास लेने आती थी, ठीक है, सास लेने आती थी वधू को, और वधू के जो पिता होते थे उसकी दाय का हिस्सा दे देते थे। मुख्य जो संपत्ति होती थी जैसे पशुधन और खेत, इन सब का जो मुख्य जो ये था, इस पे पुत्रों का ही अधिकार होता था, ठीक है, संपत्तियों पर। और अब अगर हम उर के बारे में देखिए तो पता चल गया हमको कि समाज कैसा था, ठीक है ना, समाज में क्या प्रथाएं थी, समाज में अमीर वर्ग उभर कर आता है, इसके बारे में मैंने बताया है ना। तो सॉरी, तो ये जो उर है, उर जो नगर था उसके बारे में हम अगर बात करें, उर समाज जो था वो, ठीक है, जो सबसे फेमस शहरों में से एक था, और जहाँ पे मेसोपोटामिया की सबसे पहली उत्खनन यहीं पे हुआ था, और आखिरी तक, है ना, आखिरी तक यहीं पे हो रहे थे। तो 1930 तक मतलब यहीं पे उत्खनन हुआ था, 1840 से शुरू हुआ था। तो देखिए उर जो था ये उन नगरों में से एक था जहाँ सबसे पहले खुदाई की गई थी, 1840 में इसके उत्खनन हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने कई चीज़ों के बारे में देखा है कि भाई यहाँ जो था ना, यहाँ की जो गलियाँ थी वो क्या थी, टेढ़ी मेढ़ी थी, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें कि जैसे मान लीजिए ये उर नगर है ना, उर नगर है, यहाँ पे ये मान लीजिए ये उर नगर है, यहाँ से ये सड़क जा रही है, चौड़ी सड़क जो, ठीक है, और बाकी की जो गलियाँ होती थी वो क्या होती थी, टेढ़ी मेढ़ी होती थी, है ना, पतली पतली होती थी, इधर उधर जा रही है ना। देखिए जैसे झुग्गियों में होता है ना, झुग्गियों में आप कभी झुग्गी उग्गी में अगर किसी के जब जाएंगे तो इसी तरह का ये मिलेगा, है ना, घर। तो मतलब कि एक ही चौड़ी सड़क थी यहाँ पे, और टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ थी, सड़क भी जो थी टेढ़ी ही थी, और कच्ची गलियाँ थी। तो ये उन नगरों में से एक था जहाँ सबसे पहले खुदाई की गई थी, टेढ़ी मेढ़ी संकरी गलियाँ थी, है ना, टेढ़ी मेढ़ी थी गलियाँ, कहती थी संकरी थी, पतली थी, जिससे पहिए वाली गाड़ियाँ वहाँ के अनेक घरों तक नहीं पहुँचती थी, है ना। जो पहिए वाली गाड़ियाँ होती थी जैसे बैलगाड़ी वगैरह हो गई, तो ये ज़्यादातर गलियों तक नहीं पहुँचाती थी, मुख्य सड़क तक तो पहुँच जाती थी बैलगाड़ी, लेकिन ये पतली जो गलियाँ थी यहाँ तक नहीं पहुँचती थी। फिर क्या होता था कि इन पर ना गधों के जो भारवाही पशु होते थे, जैसे गधे खच्चर वगैरह हो गए, ठीक है, तो इनके ऊपर ये भारवाही पशुओं के ऊपर माल लादकर गलियों तक पहुंचाया जाता था, घरों तक पहुंचाया जाता था, ठीक बात है। तो पतली गलियां व मकान का एक जैसा, देखिए यहाँ पे पतली गलियां व मकान का एक जैसा आकार ना होना यह दर्शाता है कि नगर नियोजन का अभाव था, है ना। पतली पतली गलियाँ हैं, और जो घर भी थे, देखिए एक घर मान लीजिए घर है, तो इनके आकार भी एक जैसे नहीं है ना, सारे देखिए अलग अलग है ना। तो इसी तरीके से कि पतली गलियां व मकान एक जैसा आकार ना होने के कारण ये दर्शाता है कि नगर नियोजन का यहाँ पे अभाव था, मतलब प्लानिंग नहीं बनाई गई थी कि भाई किस तरह से नगर बनेगा, शहर किस तरह से बनेगा, जबकि शहर था उर तो एक शहर था ना। तो ठीक है, ये इससे पता चलता है कि नगर नियोजन का अभाव नहीं था। लेकिन अगर हम समकालीन लेकिन अगर हम समकालीन सभ्यता की इसकी बात करें, समकालीन जो इसकी सभ्यता थी, समकालीन इसकी याद रखें इस पॉइंट को कि अगर आपसे पूछे मेसोपोटामिया का समकालीन सभ्यता कौन सी थी, तो हड़प्पा सभ्यता थी, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। तो इसके समकालीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के एक शहर की बात करें, मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करें तो मोहनजोदड़ो में क्या था, नगर नियोजन बहुत अच्छा था, है ना। मोहनजोदड़ो में क्या था, नगर नियोजन बहुत अच्छा था। जैसे मान लीजिए कि ये मोहनजोदड़ो है, तो यहाँ पे एकदम सीधी सीधी गलियाँ थी, ठीक है, चौड़े चौड़े मकान थे, मकान एक जैसे मतलब एक ही आकार के थे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे था। तो पतली गलियों में मकान का एक जैसा आकार ना होना यह दर्शाता है कि नगर नियोजन का अभाव था, ठीक है। कहाँ पे, उर में, है ना, ये उर शहर में क्या था, नगर नियोजन का अभाव था। जल निकासी का अभाव था। जल निकासी की नालियाँ वो मिट्टी की नालिकाएँ घरों के भीतर आंगन में पाई गई, जो हौज में जाता था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या था ना कि जल निकासी बिल्कुल भी नहीं थी, है ना, कि भाई घरों का जो पानी रहेगा, गंदा पानी, वो कहाँ जाएगा, ठीक है, तो बिल्कुल भी नहीं था यहाँ पे, जबकि मोहनजोदड़ो में ऐसा था, ठीक बात है। तो जल निकासी का बिल्कुल भी यहाँ पे ध्यान नहीं दिया गया था, और जो घर का जो गंदा पानी रहता था, जो भी मल रहता था, वो कहाँ जाता था, घरों के भीतरी आंगन में, ठीक है, घरों के भीतर एक आंगन बना हुआ था, ठीक है, आंगन के अंदर एक हौज बना था, हौज मतलब गड्ढा, जिसमें मल और घर का पानी, गंदा पानी हो जाता था, तो वो जो हौज बना था, हौज के अंदर जाता था, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये ज़मीन है, ठीक है, ये घर है, ठीक है, जिसका झुकाव अंदर की तरफ है, छत के झुकाव का अंदर की तरफ है, ठीक है। तो ये ज़मीन है, ये घर का झुकाव है, तो ये चारों तरफ से दीवार है आंगन की, है ना,
ये चारों तरफ से इस तरह से आंगन की दीवार है मान लीजिए। तो और इसके अंदर क्या फिर जैसे यहाँ पे ना एक गड्ढा बनाए रहते थे, गड्ढा, तो सारा घर का जो गंदा पानी होता था इसी के अंदर आता था। ठीक है, इसको इस तरह से बना देते हैं। ठीक है, तो घर का जितना गंदा पानी होता था सारा इसी गड्ढे में आता था, है ना। गड्ढे में आके सारा पानी गिरता था या फिर जो भी मल वगैरह रहता था सारा। ठीक बात है। तो और क्या था यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया जल निकासी का अभाव था। जल निकासी की नालिकाएँ, नलियाँ और घरों के भीतरी आंगन में पाई गई, जो हौज के भीतर में जाता था। ठीक है, ये हौज होता है, गड्ढा होता है बहुत बड़ा। ठीक है, हौज में जाता था। ये शायद इसलिए किया गया था कि तेज वर्षा के क्या था, ठीक बात है ना। तो ये शायद इसलिए, और ये जो घर थे, घर का झुकाव क्या था, घर का जो झुकाव था ये किधर था, घर का झुकाव मैंने भी आपको बताया कि किधर को था, आंगन की तरफ था, है ना। जैसे मान लीजिए कि ये जो है, ये यहाँ से एक घर इधर है, ठीक है। जिस तरह से ये घर है इसी तरीके से इधर से घर है। घर का ये पीछे का हिस्सा है ना, ये पीछे का हिस्सा, और ये गली है। ठीक बात है ना, ये जो है ये गली है। तो ये गली है और ये घर है, ये ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, जल निकासी का अभाव था। जल निकासी की नलिकाएं, मिट्टी की नलिकाएं और जल निकासी की नालियाँ, वह नलिकाएं घर के भीतरी आंगन में था जिसमें हौज में गिरता था। फिर यह शायद इसलिए किया गया था कि तेज़ वर्षा के कारण कच्ची गलियाँ बुरी तरह से कीचड़ से ना भर जाए। अब देखिए जो घर था, घर का झुकाव किधर को है, घर का झुकाव आंगन की तरफ है ना, जो आंगन की तरफ है। तो ये किस लिए था, जैसे मान लीजिए बारिश आई, है ना, बारिश आई तो बारिश का जो पानी है वो किधर जाए, आंगन की ओर जाए, है ना। ज़्यादातर जो तेज़ अगर बारिश आ जाए तो बारिश का पानी आंगन के जाके हौज में गिरे, गलियों में ना जाए, है ना। क्योंकि गलियाँ कैसी थी, गलियाँ जो थी वो कच्ची थी। ठीक है, और अगर गलियों में पानी भर जाता, है ना, गलियों में अगर पानी भर जाता, कीचड़ भर जाता तो लोगों को पैर में चिपक पक जाता। ठीक है, तो ऐसा भी था। और इसलिए क्या था, लोग ना घरों का झुकाव क्या कर रखे थे, आंगन के भीतर में कर रखे थे। ठीक है, भीतरी आंगन में। और फिर भी लोग अपने घर का सारा कूड़ा कचरा जो होता था गलियों में डाल देते थे, जो आने जाने वाले लोगों के पैरों में लगता था। देखिए, फिर भी इसके बावजूद भी जो लोग होते थे वो अपने घर का सारा कचरा जो होता था वो कहाँ फेंक देते थे, गलियों में फेंक देते थे कूड़ा कचरा। ठीक है, जिससे क्या होता था, समय समय पर ये कूड़े का ढेर ऊपर उठते जाता था और लोगों को गलियों का जो मुख्य दरवाज़ा होता था वो क्या है, अपनी दहलीज फिर ऊपर उठानी पड़ती थी। ठीक है, जो घरों का दरवाज़ा होता था, मान लीजिए कि ये घर है ना, ये घर है, इसका दरवाज़ा अभी इतना है ना, ये घर है, इसका दरवाज़ा इतना है, ये ठीक है। तो अगर आप कूड़ा वूड़ा फेंकते रहोगे घर के सामने ही, तो एक समय में ऐसा आएगा कि ये ऊपर उठते जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि गली का सारा कूड़ा आपके घर के अंदर ना आ जाए, तो इसको ऊंचा उठाना पड़ेगा आपको भी, दहलीज को भी समय समय पर, है ना, समय समय पर। तो इसीलिए यहाँ पे क्या था कि ये पता चलता है कि फिर भी लोग अपने घर का सारा कूड़ा कचरा गलियों में डाल देते थे, जो आने जाने वाले लोगों के पैरों में लगता था। सब इससे गलियों की सतह ऊंची उठती थी समय समय पर, और लोग अपने घर के दहलीज को ऊंचा उठाया करते थे। ठीक है, कूड़ा कचरा लोग गलियों में फेंक देते थे, गलियों का कूड़ा घरों के अंदर ना आए, इसीलिए बारिश की वजह से, है ना। अब जैसे कि गली में कूड़ा फेंक रहे हैं, अब बारिश आ गई तो घर का सारा गलियों का कूड़ा कहाँ जाएगा, घरों में जाएगा। तो इसीलिए क्या करते थे ये लोग अपने घर के दहलीजों को क्या करते थे, ऊंचा उठाते थे। कमरों के अंदर रोशनी जो खिड़कियों से नहीं आती थी, कहाँ से आती थी, भीतरी आंगन से, है ना। मैंने आपको बताया कि ये आंगन था, आंगन में कि यहाँ पे घरों के अंदर खिड़कियाँ नहीं थी, देखिए खिड़की नहीं है ना, तो कहाँ से आती थी रोशनी जो आती थी, वो ये सूरज है, तो रोशनी जो आती थी कहाँ से आती थी, ये घरों में आंगन से आती थी। ठीक है, और जिससे क्या पता चलता है, ये गोपनीयता को महत्व देते थे, है ना। जिससे क्या पता चलता है, ये गोपनीयता यानी प्राइवेसी को क्या देते थे, महत्व देते थे कि बाहर के लोगों को कोई लेना देना नहीं, हमारे घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। घरों के बारे में अंधविश्वास भी प्रचलित थे, है ना। जो उर नगर था, उर नगर में घरों के बारे में अंधविश्वास भी प्रचलित थे, जैसे कि शकुन और अपशकुन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, घर की दहली अगर ऊंची उठी हो तो क्या बोलते थे ये सब, कि धन दौलत का क्या है, ये संकेत है। सामने का दरवाज़ा किसी दूसरे के घर की ओर ना खुले तो ये क्या सौभाग्य प्राप्त करता था। घर का लकड़ी का मुख्य दरवाज़ा बाहर की ओर खुले तो पति और पत्नी के लिए यंत्रणा का, परेशानी का कारण बनता था। और जो उर नगर था, उर नगर में हमको क्या मिला है, नगर वासियों के लिए एक उर नगर में कब्रिस्तान भी मिला है ना। लेकिन ये जो कब्रिस्तान थे इसमें ज़्यादातर
अमीर जो लोग थे, ये संभ्रांत वर्ग, उनके लिए प्रयोग में ला जाते थे। जो आम लोग थे उनको क्या करते थे, घर के भीतरी आंगन में फर्श के नीचे ही दफना देते थे। ठीक है, जो आम लोग थे उर नगर में। तो ये जो है इसको नोट कर लीजिए, है ना, और इसको समझ लीजिए, दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा चीज़ को जो मैंने ड्रॉ किया है। अगर समझ में ना आए तो और कमेंट करके पूछ लीजिएगा, अगर ये समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा बता दूँगा।